प्रिय मित्रों, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कश्मीर अध्ययन केंद्र द्वारा यह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें मुझे कश्मीर के जो इतिहास के मूल स्रोत हैं, नीलमत पुराण और राज तरंगिणी, उस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं विभाग का और सभी मित्र जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सभी का आभारी हूँ। भारतीय इतिहास की चर्चा करते हुए या उस संदर्भ में ये कहें कि कश्मीर के इतिहास की चर्चा करते हुए प्रायः ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इतिहास की जो पहली पुस्तक प्राप्त होती है, वह राज तरंगिणी प्राप्त होती है, जो कल्हण की लिखी हुई है, जो कश्मीर के लिए थे। और इसी प्रकार जो दूसरी इतिहास की पुस्तक प्राप्त होती है, जो राज तरंगिणी से भी पहले की लिखी हुई है, वह नीलमत पुराण है, जो नील मुनि का लिखा हुआ है। ये दोनों किताबें मिलकर जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास का दिग्दर्शन कराती हैं। राज तरंगिणी तो प्रैक्टिकली प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक का दिग्दर्शन करवाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये श्रेय कश्मीर को है कि वहाँ इस प्रकार की इतिहास की पुस्तकें उपलब्ध हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि कश्मीर में ही इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई। मैं समझता हूँ मोटे तौर पर राज तरंगिणी भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जितने पुराण हैं, वे भी सभी इतिहास का ही हिस्सा है, उनको भी इतिहास ही मानना चाहिए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने पुराणों को ऐतिहासिक स्रोत मानने से इनकार कर दिया। उसका कारण उनकी दृष्टि में कि पुराणों के लिखने की शैली हो सकती है। उस शैली के कारण उन्होंने उसको महाकाव्य या काव्य के क्षेत्र में या मिथ के क्षेत्र में रखना ज़्यादा अच्छा समझा और उसको ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज करना ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे लगता है अब जब हम ब्रिटिश लेजिसी से या कॉलोनियल लेजिसी से मुक्त हो रहे हैं और उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं कि कॉलोनियल लेजिसी के दौरान हमने कितना कुछ कूड़ा करकट हम ढो रहे हैं, जब उससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इस विषय पर भी विचार करना चाहिए कि पुराणों को ऐतिहासिक स्रोत मानकर उनका ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। और उसी परंपरा में नीलमत पुराण और राज तरंगिणी का भी अध्ययन किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, नीलमत पुराण मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ माना जाता है। 8वीं शताब्दी को समझने के लिए यदि हम कोई ऐतिहासिक घटना लेना चाहें, तो 8वीं शताब्दी में ही भारत के एक हिस्से पर सप्त सिंधु क्षेत्र में जो आता है, सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंध पर या सप्त सिंधु क्षेत्र में अरबों का आक्रमण और नीलमत पुराण का जो लेखन है, ये लगभग समकालीन कहा जा सकता है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास को अर्वाचीन का बहुत प्राचीन काल से पकड़ा गया है और उसकी शुरुआत प्रैक्टिकली संवाद शैली में है। जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं, इस प्रश्न से नीलमत पुराण शुरू होता है। जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं कि कश्मीर का कोई राजा महाभारत के युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुआ। ये प्रश्न मैं समझता हूं आज भी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा सकता है। जो जन्मेजय उन दिनों पूछ रहे थे वैशंपायन से, वो आज प्रश्न भी एक प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वैशंपायन ने जो उसका उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल जो उसका उत्तर है वो कश्मीर के पूरे इतिहास को ही इंगित करता है। वैशंपायन ने कहा कि जो कश्मीर के उस वक्त नरेश थे, गोनंद नरेश उनको कहा जाता था, तो गोनंद नरेश जो थे वो जरासंध के रिश्तेदार थे और जरासंध ने गोनंद नरेश को युद्ध में बुलाया था। महाभारत युद्ध से पहले की ये घटना है। जरासंध ने गोनंद को युद्ध में बुलाया था, जो जरासंध के उन दिनों युद्ध हो रहे थे, स्थानीय युद्ध हो रहे थे। गोनंद अपनी सेना लेकर जरासंध के पक्ष में लड़ने के लिए गए, लेकिन उस लड़ाई में भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम थे। उस लड़ाई में बलराम ने
गोनंद को मार दिया, गोनंद को पराजित हो गए गोनंद, और वहीं वो एक प्रकार से उनकी मृत्यु हुई उस लड़ाई में। और उसके बाद गोनंद का जो बेटा था, गोनंद का बेटा, और नेचुरली गोनंद का बेटा बड़ा क्रुद्ध हुआ कि मेरे पिता को इस प्रकार मारा गया है। तो गोनंद के बेटे ने, जिसका नाम दामोदर था, वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कृष्ण से, क्योंकि कृष्ण के भाई ने मारा था, तो राम का तो कोर्ट तो शायद वो पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसको सूचना मिली कि कृष्ण गंधार में किसी कार्यक्रम में, किसी उत्सव के निमित्त पहुंचे हुए हैं। तो गोनंद का बेटा जो दामोदर था, वो कृष्ण से हत्या का बदला लेने के लिए वहां पहुंचा और उसने कृष्ण पर आक्रमण किया। उस लड़ाई में दामोदर मारे गए। और लेकिन भगवान कृष्ण ने कि कश्मीर में ये वंश परंपरा नाश ना हो जाए, दामोदर की जो पत्नी थी उसको कश्मीर की राजसत्ता सौंप दी। और उसके जो बेटा था गोनंद द्वितीय के नाम से जो इतिहास में प्रसिद्ध है, जिस वक्त महाभारत का युद्ध हुआ तो गोनंद द्वितीय जो था उसकी उम्र लगभग 2 4 5 साल थी, बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए उस छोटे बच्चे का महाभारत के युद्ध में भाग लेना संभव ही नहीं था। ये वैशंपायन महाभारत के युद्ध में कश्मीर के राजा ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, नीलमत पुराण में इसी जनमेजय के माध्यम से या जनमेजय के नाम से कश्मीर के पूरे इतिहास को आगे उद्धृत किया गया है। देखिए, ये जनमेजय कौन थे? जो जनमेजय जो प्रश्न पूछ रहे हैं वैशंपायन से कश्मीर को लेकर, ये जनमेजय स्वयं कौन थे? जनमेजय अर्जुन के प्रपौत्र थे। जो भारतीय इतिहास में कौरवों और पांडवों का युद्ध जो महाभारत के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें जो अर्जुन, पांडवों के जो 5 भाई थे उनमें अर्जुन का नाम आता है। अर्जुन के जो प्रपौत्र थे वो जनमेजय थे। जनमेजय परीक्षित के बेटे थे। परीक्षित अभिमन्यु के बेटे थे। और परीक्षित को तक्षक नाग ने मारा था, जब पराजित किया था, जब उसके दंश से उसकी मृत्यु हो गई थी। एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जब इंडियन हिस्ट्री में नागों की बात आती है तो बहुत उनका जो वर्णन होता है वो सांप के संदर्भ में किया जाता है। यानी जैसे नाग कोई सांप थे। दरअसल नाग एक जाति थी। उनका जो चिन्ह था, जो आइडेंटिटी थी उनकी, या उनका जो ध्वज पर चिन्ह अंकित करते थे, वो सांप का चिन्ह अंकित करते थे। इसलिए नाग को सांप से जोड़कर भारतीय हिस्ट्री में और बहुत सी किताबों में, पुराणों में भी उसको सांपों के साथ ही जोड़ दिया गया है। तक्षक का और परीक्षित का जो युद्ध हुआ, तक्षक नागवंश के थे और परीक्षित की जो मृत्यु हुई वो तक्षक के इतिहास में तो ये आता है कि तक्षक के दंश से हुई। दंश का मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जनमेजय ने ये संकल्प किया कि अब वो धरती से नागवंश के सभी लोगों को मारेंगे और उन सभी नागों की हत्या करेंगे। नागवंश के जितने वीर पुरुष थे, जितने राजा थे, जितने महाराजा थे, उन सभी को मारने का संकल्प जनमेजय ने लिया। और इंडियन हिस्ट्री में उसको जनमेजय के नाग यज्ञ से जाना जाता है। और आपको जगह जगह बहुत से नाग मारे गए और हिंदुस्तान के बहुत से गांवों में अभी भी ऐसे नाम मिल जाएंगे, नागदाह, यानी जहां किसी नाग की मृत्यु हुई थी जब वो युद्ध में पराजित हुआ था। तो जनमेजय ने जो बहुत बड़ा संकल्प लिया नागों को मारने का, तो दूर दूर से पकड़कर नाग लाए जाते थे, उनको मारा जाता था। तो जो तक्षक नाग थे, तक्षक नाग को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तो वो अपने मित्र इंद्र के पास चले गए। इंद्र जो थे वो नाग जाति के नहीं थे, वो अलग जाति के थे। लेकिन नाग जाति के लोगों में और इंद्र में बड़ी दोस्ती थी। खास करके तक्षक नाग की तो इंद्र से दोस्ती थी। तो इंद्र ने तक्षक नाग को अपने जहां आश्रय दिया। लेकिन बासुकी नाग जो थे, नागों के बहुत बड़े जो बादशाह थे, बहुत बड़े महाराजा थे, या नागों में जिसकी बहुत प्रसिद्धि थी बासुकी नाग की, उसको लगा कि जनमेजय यदि इसी प्रकार नाग मुक्ति का या नागों को मारने का अभियान चलाते रहे या इस प्रकार से जो युद्ध करते रहे तो एक दिन नागों की पूरी वंश परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो बासुकी ने इस चिंता के कारण एक बालक आस्तिक को जनमेजय के पास भेजा। और ये एक प्रकार से रणनीति का हिस्सा कहा जाना चाहिए। और आस्तिक ने जनमेजय के पास जाकर उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ बोलना शुरू किया। नित्य प्रति उसकी प्रशंसा करता था, आप इतने महान हो, इतने बहादुर हो, आपने ये कर दिया, आपने इतने नाग मार दिए, आप जैसा बलशाली तो कोई नहीं है।
तो जजमान अपनी इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर जन्मेजय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आस्तिक को कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, तुमने इतना मेरे बारे में कहा है, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो आस्तिक तो बासुकी नाग की रणनीति के अनुसार उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। तो आस्तिक ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बस एक ही वरदान दीजिए कि नागों को मारने का ये जो यज्ञ आपने शुरू किया है वो इसको बंद कर दीजिए। तो प्रिय मित्रों, जन्मेजय जो था वो वचन दे ही चुका था, तो इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं था। और नाग हत्या का, जो नागों को मारने का यज्ञ था, वो बंद कर दिया। और उसके कारण तक्षक नाग जो थे, जो इंद्र के मित्र थे, वो तक्षक नाग मृत्यु से बच गए। ये नागों की पूरी जो कथा कहानी है, ये नीलमत पुराण में आपको मिलेगी। और जो प्रसिद्ध नाग थे, उनकी पूरी लगभग 600 नाग बादशाहों की, या नाग जो नायक थे, या नाग जो राजा थे, या नाग जो महापुरुष थे, या जो मैटर करते थे उन दिनों, इस प्रकार के 600-700 नागों की लिस्ट पूरी की पूरी नीलमत पुराण में दी गई है। नीलमत पुराण में एक प्रकार से कश्मीर की हिस्ट्री का जो शुरुआती चैप्टर है, उसका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। कश्मीर के बारे में माना जाता है कि कश्मीर, देखिए, पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और कश्मीर में पहले पानी था, जो सतीसर के नाम से, वो सारा जो लेक थी, जो झील थी, सतीसर के नाम से जानी जाती है। अभी भी कश्मीर में आप चले जाइए तो कश्मीरी जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ये रिलीजन का प्रश्न नहीं है, जो भी कश्मीरी है वो आपको सतीसर की कहानी जरूर सुना देगा। तो उस सतीसर, जो सती थी, वो पार्वती उमा को भी माना जाता है। तो ऐसा भी कश्मीर में माना जाता है कि ये जो कश्मीर है, ये शिव और उमा की धरती है। इसीलिए उसका नाम सतीसर है कि ये सती का सरोवर है, सती की झील है, उमा की झील है। प्रिय मित्रों, इस सतीसर की कथा आपको नीलमत पुराण में मिलेगी। जिस वक्त वहां पानी था, तो कश्यप ऋषि कश्मीर में पहुंचे, तो वहां के लोगों ने प्रार्थना की होगी कि इस प्रकार से जहां झील है और इस प्रकार से जहां रहना मुश्किल है, तो हिमालय पर्वत को काट कर उस पानी को निकालने का रास्ता खोजा गया कि किसी ढंग से पानी को निकाला जाए। तो जब पानी वहां से निकल गया और जमीन आ गई, तो वहां जो नाग रहते थे, तो कश्यप ने नागों को कहा कि भाई, अब तो जहां रहना सुविधा पूर्ण हो गया है, तो अब जहां पिशाच और मानव जाति के लोग भी रहेंगे। मानव जाति का, जब मैं मानव जाति की बात करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मानव, आज हम मानव के संदर्भ में ले, जिस प्रकार नाग एक जाति थी, जिस प्रकार पिशाच एक जाति थी, जिस प्रकार दास, दस्यु, आर्य और इस प्रकार की खास किन्नर, इस प्रकार की अनेक जातियां थी, उनमें मानव भी एक जाति थी। तो उन्होंने कहा कि अब आपको मानवों के साथ रहना पड़ेगा, नाग और मानव कश्मीर में मिलकर रहेंगे। लेकिन नागों को लगा कि कश्मीर तो, ये तो हमारा रहने का स्थान है, तो इसमें मानव कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मानव जहां नहीं रह सकते। तो कश्यप को क्रोध आया। कश्यप ने कहा कि क्योंकि नाग जो थे, वो भी कश्यप ऋषि की संतान थे। जो इतिहास में, नीलमत पुराण में भी इस बात का जिक्र है और अन्य पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिल जाएगा। दक्ष की पुत्रियों से महर्षि कश्यप की जब शादी हुई, तो दो पत्नियों की चर्चा बार बार आती है, एक कद्रु और दूसरी बनिता। जो कद्रु थी, जो कद्रु के पुत्र थे, वो नाग कहलाते थे। जो बनिता के पुत्र थे, वो गरुड़ और अरुण कहलाते थे। तो ये, अब इट इज ट्रेजेडी ऑफ हिस्ट्री कि दोनों बहनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया, कद्रु और बनिता में झगड़ा शुरू हो गया, और उनका झगड़ा उनके बेटों तक भी फैल गया। तो गरुड़ जाति के जो लोग थे, अरुण जाति के जो लोग थे, वो नागों के शत्रु बन गए। और हिस्ट्री में नागों की और गरुड़ों की अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है। तो कश्यप ऋषि ने अब उन अपने वंशज के लोगों को कहा, नागों को कहा कि आपके साथ अब मनु की जो संतान है, जो उस मनवंतर में प्रचलित थी, जो मनु की संतान है, वो भी आपके साथ जहां रहेगी, मानव और नाग मिलकर रहें। तो नागों ने कश्यप की बात मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा जहां मानव कैसे रह सकते हैं, जहां तो हम रहेंगे। तो नीलमत पुराण में आता है कि फिर कश्यप ऋषि जो हैं, वो थोड़ा क्रोध में आए। उन्होंने कहा मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, नागों के लिए, आपने नागों के लिए, जाने वो उन्हीं के वंशज थे, तो आपको स्थापित करने के लिए इतना मैंने परिश्रम किया है। तो यदि आप मानवों के साथ नहीं रहना चाहते, तो आपको पिशाचों के साथ रहना पड़ेगा। ये पिशाच दूसरी जाति थी। तो
नागों को लगा कि ये गड़बड़ हो गई है, तो लेकिन अब कश्यप ऋषि तो कह चुके थे, तो इसलिए ये तय हुआ कि नाग जो हैं वो 6 महीने मानवों के साथ रहेंगे और 6 महीने पिशाचों के साथ रहेंगे। तो कश्मीर में जब मानवों के रहने का 6 महीने का समय पूरा हो जाता था, तो कश्मीर के जो मानव जाति के लोग थे वो कश्मीर से नीचे को चले जाते थे और पिशाच जाति के लोगों के साथ मानवों को रहना नागों को रहना पड़ता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब सब मानव जाति के लोग चले गए इस समझौते के कारण, तो एक मानव जाति का व्यक्ति वहां रह गया। उसने नागों की बड़ी स्तुति की, उसने नागों को बड़ा प्रसन्न करने की कोशिश की। तब दोनों में समझौता हुआ कि मानवों को अब आगे से जाने की जरूरत नहीं होगी, वो कश्मीर घाटी में ही 12 के 12 महीने रहेंगे। इस प्रकार का ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कश्मीर है, इसको नीलमत पुराण में बहुत ही एक काव्य शैली में, ये पोइट्री में वर्णन किया गया है। इसलिए कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि नीलमत पुराण को आप उस प्रकार हिस्टोरिकल ग्रंथ तो नहीं मान सकते, लेकिन नीलमत पुराण का जो स्टाइल है वो पौराणिक स्टाइल हो सकता है, शैली काव्य की हो सकती है, लेकिन कश्मीर की इतिहास के जो मूल जो एक प्रकार से स्रोत हैं वो सब आपको नीलमत पुराण में मिलेंगे। नीलमत पुराण में कश्मीर घाटी के अनेक स्थानों का, अनेक उत्सवों का, अनेक महोत्सवों का वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि जब नागों और मानवों में समझौता हुआ कि मानव 12 महीने ही जहां रहेंगे, तो नागों ने बहुत से उनसे कि आपको ये उत्सव मनाना पड़ेगा, आपको ये उत्सव मनाना पड़ेगा, आपको ये उत्सव मनाना पड़ेगा। तो मानवों ने कहा कि हम सभी मनाएंगे। तो वो सारे जो कश्मीर में अब उत्सव मनाए जाते हैं वो मोटे तौर पर उस समझौते से जो निकले थे वो सारे, इसलिए देश के दूसरे प्रांतों में कई उत्सव ऐसे हैं जो देश के दूसरे प्रांतों में नहीं मनाए जाते, लेकिन कश्मीर में मनाए जाते हैं। कुछ उत्सव ऐसे हैं जो देश के दूसरे मनाए जाते हैं, लेकिन उनके मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन एक कथा सद्य कश्मीर की हिस्ट्री में आती है जिसका जिक्र नीलमत पुराण में है, और मैं समझता हूं कश्मीर की हिस्ट्री को समझने के लिए उसका जिक्र करना भी जरूरी है। सतीसर लेख की जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसका आधा कश्मीरी साहित्य सतीसर को ही लेकर लिखा गया है, उस सतीसर में एक राक्षस कुल का व्यक्ति पैदा हो गया। जलोदभव नाम का वो राक्षस जो था, मानव जाति के लोग थे वहां, पिशाच जाति के लोग भी थे और नाग जाति के लोग भी थे, लेकिन अब सतीसर में एक जलोदभव नाम का राक्षस पैदा हो गया। तो जलोदभव ने तीनों को तंग करना शुरू कर दिया, उसके शिकंजे में तीनों, वो सभी को मारने लगा। तो कश्मीर एक प्रकार से इन विभिन्न जातियों की रणभूमि बन गई। तो जलोदभव को मारने के लिए सभी जो नाग थे और दूसरे लोग थे, इन्होंने परिश्रम किया, और वहां से जब जलोदभव जल से बाहर, जल को सुखा दिए, जल को निकाल दिया गया और जलोदभव बाहर आ गया, तो जलोदभव को देवताओं की सहायता से, इंद्र की सहायता से, ये जो देवताओं की सहायता जैसे हम बात करते हैं, ये भी एक प्रकार की विभिन्न जातियों के नाम हैं, उन्होंने आपस में मिलकर प्रयास करके जलोदभव का अंत किया। और एक प्रकार से कहना चाहिए कि कश्मीर में जलोदभव के अंत से शांति स्थापित हुई। प्रिय मित्रों, नीलमत में मेरे पास समय बहुत कम है, नीलमत की पृष्ठभूमि बड़ी, लेकिन नीलमत मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी की लिखी हुई रचना है और उस वक्त के कश्मीर के सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करता है। लेकिन मैं इसको एक बात जोड़ना चाहूंगा, जलोदभव का जिस प्रकार अंत हुआ और जम्मू कश्मीर में सुख शांति छाई, मैं कई बार कहता हूं कि 1950 में जब भारतीय संविधान बना, नया भारतीय संविधान बना, तो उस भारतीय संविधान में कश्मीर के कुछ लोगों ने साजिश करके एक नया जलोदभव उत्पन्न कर दिया। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीर के थे, शेख अब्दुल्ला भी कश्मीर के थे, इन दोनों कश्मीरियों ने मिलकर आर्टिकल 370 के नाम से एक नया जलोदभव कश्मीर की हिस्ट्री में ट्रांसप्लांट कर दिया। और वो जलोदभव लगभग 70 साल तक, पहले सतीसर के जलोदभव को मारने के लिए तो देवताओं की सहायता ली गई और पता नहीं कितने सैकड़ों वर्ष वो वहां के नागों, मानवों, पिशाचों को तंग करता रहा। लेकिन ये जो दो कश्मीरियों ने मिलकर जलोदभव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, इस जलोदभव ने 70 साल तक कश्मीरियों का एक प्रकार से कहना चाहिए रक्त चूसने का कार्य किया। ये जिसको हम कहते हैं इतिहास बार बार अपने को दोहराता है, ये मैं समझता हूं कि 2019 में
नरेंद्र मोदी ने इस जलोद्भव का अंत करके कश्मीरियों के दुखों का एक प्रकार से अंत किया। मैंने ये केवल जिसको कहना चाहिए कि दृष्टांत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। नीलमत पुराण में जलोद्भव के अंत के बाद और कश्मीर का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसका वर्णन किया गया है। और दूसरा ग्रंथ जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी की नीलमत पुराण से भी ज्यादा चर्चा होती है। राजतरंगिणी कल्हण की लिखी हुई है। अब कब की लिखी हुई पहले उसकी चर्चा कर ले ताकि थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नीलमत पुराण 8वीं शताब्दी का लिखा हुआ है और राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी की लिखी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि ये 400 साल के अंतराल के बाद राजतरंगिणी लिखी गई। और राजतरंगिणी को जो लिखने वाले थे कल्हण थे। कल्हण का बहुत ज्यादा तो हिस्ट्री में नहीं मिलता, कौन थे उनके बारे में पूरी उनकी जन्म पत्री तो नहीं मिलती, उनका पूरा डिटेल तो नहीं मिलती। लेकिन जो कल्हण थे वो महाराजा हर्षवर्धन जो अंतिम हिंदू राजा हुए हिंदुस्तान के, उसके दरबार में एक सज्जन काम करते थे, उनका नाम मेरे अब ध्यान में नहीं आ रहा है। उनके वंश से कल्हण कल्हण ने 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी लिखनी शुरू की। अब आप देखिए वैसे तो कल्हण ने भी जो हिस्ट्री लिखी है कश्मीर की, वो राजा गोनंद से ही लिखनी शुरू की। राजतरंगिणी में कुल मिलाकर 8 तरंगे हैं, तरंगे जाने चैप्टर हैं। और राजतरंग तरंग का अर्थ उसका नाम ही राजतरंगिणी इसलिए है कि राजाओं की, राज जाने राजाओं, राजाओं की तरंग जाने राजाओं की हिस्ट्री। तो राजतरंगिणी में गोनंद से लेकर जो पहला वंश था, एक्चुअली ललितादित्य से कहना चाहिए। ललितादित्य जो थे वो कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत महाप्रतापी राजा हुए। ललितादित्य का कार्यकाल लगभग 8वीं शताब्दी माना जाता है, 8वीं शताब्दी का शुरुआती दौर 712 के आसपास। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जो अरब का था, उसका हमला भी सिंध पर उसके साथ ही शुरू हुआ। उसके आसपास ही 8वीं शताब्दी के मध्य में उसका हमला शुरू हुआ। जब मोहम्मद बिन कासिम के हमले हुए तो ललितादित्य कश्मीर का राजा था। केवल कश्मीर का नहीं, उसका साम्राज्य कन्नौज तक फैला हुआ था, बहुत दूर तक था। तो कश्मीर के ललितादित्य थे वो कितने महाप्रतापी थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण मोहम्मद बिन कासिम का जब मुकाबला सिंध के जो उस वक्त के राजा थे दाहर सेन उससे हुआ, तो दाहर सेन अत्यंत बहादुरी से लड़े लेकिन उनकी पराजय हुई, वो हार गए। कुछ अपने लोगों ने धोखा दिया। अपने लोग जहां हिस्ट्री में हर मरहले पर आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो संकट काल में अपने देश को ही धोखा देते हैं। मैं बार बार इसका जिक्र, बाबा साहब अम्बेडकर इसका जिक्र करते थे कि अपने जहां जयचंदों की परंपरा बहुत पुरानी है, तो दाहर सेन के साथ भी जयचंदों ने वही किया। और दाहर सेन की उस लड़ाई में वो शहीद हो गए, वो बलिदान हो गए। उसके बाद उसकी पत्नी लड़ती हुई शहीद हुई। और ये पूरा जो एपिसोड हुआ उस वक्त चचनामा जो लिखा गया उसमें कहीं जिक्र आता है कि दाहर जे मोहम्मद बिन कासिम दाहर को तो पराजित कर सका, इसने सिंध के एक हिस्से पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अभी इसको बहुत ज्यादा घमंड में फूलना नहीं चाहिए। जब ये आगे बढ़ेगा तो कश्मीर में इसका वास्ता ललितादित्य से पड़ेगा, ललितादित्य इसको धूल चटा देगा। जाने ललितादित्य का इतना प्रभाव था कि उस वक्त भी दूसरे राजा जी मानते थे कि ललितादित्य से जो लड़ने आएगा वो एक ना एक दिन अवश्य पराजित होगा, ललितादित्य से कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता। ऐसी एक प्रकार की भारतीय इतिहास में उस वक्त कहना चाहिए ये बात चली हुई थी और ऐसा भारतीय इतिहास में माना जाता था। प्रिय मित्रों, नीलमत पुराण का एक जो लगता है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए था। नीलमत पुराण में भगवान बुद्ध की बहुत प्रशंसा की गई है। भगवान बुद्ध को जगतगुरु कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस वक्त नीलमत पुराण लिखा गया था उस वक्त कश्मीर में भगवान बुद्ध के वचनों का प्रचार प्रसार बहुत था। और नीलमत पुराण में ही भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। तो जाने कश्मीर में जो वैष्णव मत था और भगवान बुद्ध के जो उपासक थे उनमें आपस में तालमेल था। और एक प्रकार से कहना चाहिए कि दोनों में सामंजस्य बैठ चुका था।
क्या वैष्णव मत के लोग भगवान बुद्ध को भी मानते थे, और बुद्ध मत जो भगवान बुद्ध के पास थे वो वैष्णव विष्णु को भी स्वीकार करते थे वैष्णव मत के कारण। ये विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध हैं, ये नीलमत पुराण में अनेक जगह आपको मिलेगा। तो मैं नीलमत पुराण का जो एक बिंदु मेरे ध्यान से निकल गया था, मैंने सोचा इसको बता दोहरा दिया जाए। राजतरंगिणी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, इसमें लगभग गोनंद से लेकर जितने राजा हुए, खास करके लोहारा वंश तक। देखिए कश्मीर में 3 वंश बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले गोनद वंश है, उसके बाद कारकोट वंश है, उसके बाद लोहारा वंश है। लोहारा वंश के भी फर्स्ट और सेकंड 2 हिस्से माने जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम उसको लोहारा वंश कह सकते हैं। तो ये 3 वंश जो थे, ये आप समझिए इन 3 वंशों के जितने बीच में राजा हुए, शुरू से गोनंद फर्स्ट से लेकर, उन सभी की लंबी लिस्ट राजतरंगिणी में दी हुई है। और केवल लिस्ट ही नहीं दी हुई, किस राजा ने कितने साल कितने दिन राज किया उसका भी जिक्र किया गया है। इस प्रकार का प्रामाणिक ऐतिहासिक लेखा जोखा शायद ये जरूर मानना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पुराण भी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन ये जरूर मानना चाहिए कि किसी पुराण में इस ढंग से क्रोनोलॉजिकल आर्डर में राजाओं की लिस्ट फहरिस्त नहीं दी गई है जो राजतरंगिणी में दी गई है। शुरू के 3 जो वंश थे, गोनद वंश, कारकुट वंश और लोहारा वंश। लोहारा वंश के जो लास्ट राजा थे वो सहदेव थे। सहदेव के बाद जो परंपरा, सहदेव के बाद जो कश्मीर का इतिहास है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट इतिहास है। लेकिन एक बात आप समझिए, राजतरंगिणी का जो पहला राजतरंगिणी जो कल्हण की थी, तो कल्हण लगभग ये 3 वंशों का इतिहास देने के बाद, और जो उसके बाद लोहारा वंश के पतन का इतिहास देने के बाद, कल्हण की राजतरंगिणी लगभग कल्हण की मृत्यु हो गई, जाने राजतरंगिणी खत्म हो गई, कल्हण की मृत्यु हो गई। लेकिन कल्हण की उस परंपरा को कश्मीर में लोगों ने आगे चलाए रखा, ये बहुत बड़ी बात है। ये शायद इंडियन हिस्ट्री में असम में आपको बुरंजियां मिलेंगी, उसकी थोड़ी बहुत तुलना हम इससे कर सकते हैं। हिस्टोरिकल जो बुरंजियां हैं असम में, उसमें इस प्रकार का हिस्टोरिकल लेखा जोखा दिया गया है, बुरंजी 1, बुरंजी 2, बुरंजी 3। लेकिन किसी हिस्टोरिकल आदमी की, किसी इतिहासकार की जो किताब है, उसकी डेथ के बाद उसकी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए और उसी के नाम पर बढ़ाया जाए, उसी के नाम पर जाए, किताब का नाम वही रखा जाए, लेखक तो बदलेगा ही। तो राजतरंगिणी जो कल्हण की है, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो दूसरे शिष्य थे जौनराज, उन्होंने दूसरी राजतरंगिणी लिखी। दूसरी राजतरंगिणी जाने कल्हण जहां से छोड़ गए थे, वहां से जौनराज ने राजतरंगिणी आगे लिखनी शुरू की। और जौनराज की डेथ 1459 में हो गई। और जौनराज का जो कार्यकाल है वो जैनुल अबिदीन के कंटेम्परेरी थे वो। मैं एक थोड़ा इसमें और ऐड करना चाहूंगा। लोहारा वंश की जब समाप्ति हुई, जो लोहारा वंश के लास्ट जो राजा थे वो सहदेव थे, और वो सहदेव के कार्यकाल में ही मंगोलों के हमले कश्मीर पर शुरू हो गए थे। और राजतरंगिणी में इसका डिटेल से वर्णन दिया गया है। दुलचा थे या डुलचा थे, जो भी उनका नाम था, उन्होंने आक्रमण किया। और ये कश्मीरियों का दुर्भाग्य है कि सहदेव कायर राजा से तो हुए, वो मुकाबला नहीं कर सके, भाग गए। और उनके भागने के कारण एक प्रकार से कश्मीरियों की नज़र में उनकी महत्ता गिर गई। और उनके भागने के बाद जब वो वापस आए तो उनके सेनापति रामचंद्र ने उनको परे कर दिया और स्वयं राज्य सत्ता संभाल ली। और रामचंद्र को रिंचन ने परे कर दिया, मार दिया और राज्य सत्ता संभाल ली। रिंचन से कश्मीर की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू होता। राजतरंगिणी में इसका डिटेल में वर्णन है। रिंचन लद्दाख के रहने वाले थे और रिंचन बौद्ध मत को मानने वाले थे। बहुत से इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं, खास करके कश्मीर के इतिहासकार, कि खास करके जो अरबी फारसी इतिहासकार हैं, कश्मीरी मूल के तो लोग नहीं मैं कह सकता, जो अरबी फारसी के इतिहासकार हैं, उन्होंने जो कुछ जगह लिखा है कि रिंचन कश्मीर के पहले मुसलमान बादशाह थे। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। रिंचन बौद्ध मत को मानने वाले थे और लगभग वो 3 साल ही राजा रहे। 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनकी रानी कोटा रानी जो थी वो बादशाह बनी या रानी बनी। और कश्मीर की हिस्ट्री में कोटा रानी को हिंदू साम्राज्ञी कहा जाता है, मुस्लिम साम्राज्ञी नहीं।
यदि रिंचन मुसलमान हो गए होते तो उनकी कम से कम और किसी को बनाते न बनाते, अपनी पत्नी को तो मुसलमान बनाते ही। और कोटा रानी का जो साम्राज्य है वो मुस्लिम साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस कश्मीर की हिस्ट्री में कोटा रानी का साम्राज्य हिंदू साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ रिंचन मुस्लिम बादशाह थे। ये जो मिथक फैलाया गया है, ये अरबी फारसी इतिहासकारों ने फैलाया है। तो रिंचन की मृत्यु के बाद कश्मीर में शाह मीर डायनेस्टी शुरू हुई। तो शाह मीर डायनेस्टी जो थी, वो शाह मीर थे, शाह मीर के नाम से उस डायनेस्टी का नाम शाह मीर था। वो कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार उसको, ये अपने राजतरंगिणी वाले तो उसको पांडवों से जोड़ते हैं कि अर्जुन के वंश के थे। हो सकता है अर्जुन के वंश के हों, बाद में पूर्वज इस्लाम में चले गए हों। जैसे कश्मीर में और हिंदुस्तान के सब सिंधु के क्षेत्रों में बहुत से लोग हमलावर जब आए तो उनके मजहब को उन्होंने इख्तियार कर लिया। हो सकता है शाह मीर अर्जुन के वंश के ही हों। और लेकिन एक माना जाता है कि शाह मीर क्षत्रिय थे, तो अर्जुन भी क्षत्रिय थे। ये भी हो सकता है कि वो उसके वंश के हों। कुछ लोग उनको राजपूत मानते हैं कि राजपूत थे और इधर से एक राजौरी साइड से कश्मीर में आए थे या किश्तवाड़ साइड से आए थे। लेकिन चलिए, ये राजतरंगिणी में इसका डिटेल में वर्णन दिया गया है, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। हमारा केवल ये कहना है कि राजतरंगिणी जो कल्लण की थी वो प्रैक्टिकली लाहौरा वंश के अंत तक और शाह मीर डायनेस्टी के सत्ता संभालने तक का वर्णन करती है। जो जौनराज की राजतरंगिणी है वो जैनुल अबदीन के राज्य का वर्णन करती है, उसके वो कंटेम्प्रेरी थी उस वक्त का वर्णन करती है। और जौनराज की डेथ के बाद उनके शिष्य श्रीवर थे, उन्होंने फिर राजतरंगिणी को लिखने का काम जारी रखा। उनकी राजतरंगिणी को कुछ लोग जैन राजतरंगिणी भी कहते हैं और थर्ड राजतरंगिणी तो मानी जाती है। यानी कल्लण ने जो राजतरंगिणी लिखनी शुरू की, वो कल्लण के बाद उनके शिष्य जौनराज ने लिखी, जौनराज के बाद उनके शिष्य श्रीवर ने लिखी। वो आगे से आगे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे उनको उसमें दर्ज करते रहे। और श्रीवर के बाद उनके शिष्य प्रिय भट्ट ने राजतरंगिणी का काम आगे चलाया। और प्रिय भट्ट की 1512 में मृत्यु हुई। और प्रिय भट्ट के बाद उनके शिष्य शुक ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। शुक के बाद राजतरंगिणी की परंपरा समाप्त हो जाती है। और शुक की जो राजतरंगिणी है वो अकबर के हमलों तक की है। यानी अकबर ने जब कश्मीर पर हमला किया और उसको जीत लिया, तब जाकर शुक की राजतरंगिणी समाप्त हो जाती है। प्रिय मित्रों, तो राजतरंगिणी का और नीलमत पुराण का जो पूरा इतिहास है, राजतरंगिणी अकबर तक पहुंचती है। लेकिन इसमें मैं दो तीन बातों का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। राजतरंगिणी लिखने वाले जो इतिहासकार थे वो तटस्थ इतिहासकार थे या विश्लेषणात्मक इतिहासकार थे या कोई निष्कर्ष निकालते थे, ऐसा शायद नहीं है। मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता। इसको आप ये कह सकते हैं कि राजतरंगिणी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राजाओं के राज्य का वर्णन किया गया है। और जो इस प्रकार के इतिहासकार होते हैं वो प्रैक्टिकली राजा की प्रशंसा ही करते हैं। जो भी राजा होगा उसकी प्रशंसा ही की जाएगी। इसलिए राजतरंगिणी में चाहे वो राजा गोनंद से लेकर लोहारा वंश तक के जो मूल कश्मीरी राजा थे वो हों, चाहे उसके बाद शाह मीर डायनेस्टी से लेकर अकबर तक के राज्यकाल के जितने शाह मीर तो कश्मीरी थे, कश्मीरी जाने जम्मू कश्मीर के थे, रजौरी के थे तो कश्मीरी थे। ये ठीक है, उन्होंने अपना मजहब बदल लिया था। तो इसलिए हम शाह मीर को भी स्थानीय शासक ही मानेंगे, उसका मजहब अलग हो सकता है। और शाह मीर तक सारा कश्मीर अभी कन्वर्ट भी नहीं हुआ था। शाह मीर वंश लगभग 200 साल चला। शाह मीर वंश के बाद चक वंश का राज्य आया। चक भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, वो दर्दी थे, गिलगित साइड से आए थे। और इसलिए चकों को भी हम स्थानीय बादशाह ही मान सकते हैं कि उनका मजहब चाहे अलग था लेकिन स्थानीय थे। अंतिम चक बादशाह यूसुफ चक थे। तो यूसुफ चक को धोखे से मुगल बादशाह बिहार में ले गए थे और वहां उनकी किडनैप किडनैप करके या धोखे से ले गए, जैसे मर्जी समझिए। और वहां उनकी मृत्यु हुई तो वहीं उनको दबाया गया। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कश्मीर में जो अंतिम कश्मीरी राजा थे वो यूसुफ चक थे। तो यूसुफ चक के बाद अकबर तक का राजतरंगिणी वर्ण है। लेकिन मैं जो कहना चाहता था, राजतरंगिणी के सभी लेखकों ने, चाहे वो कल्लण हो, चाहे जौनराज हो, चाहे श्रीवर हो, चाहे प्रिय भट्ट हो, चाहे शुक हो, उन सभी ने अपने वक्त के राजाओं की प्रशंसा ही की है। चाहे वो इस्लाम मजहब को मानने वाला राजा था, चाहे दूसरा था। ये
जो कंटेम्परेरी इतिहासकार होते हैं, जो राजा के दरबार में बैठकर इतिहास लिखते हैं, ये उस इतिहास की कमजोरी होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे जो हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तुर्क और मुगल मंगोल आए थे, वो अपने साथ इतिहासकारों को लेकर आते थे। यूनानी भी अपने साथ इतिहासकारों को लेकर आते थे। सिकंदर आया था, उसके साथ भी इतिहासकार थे। तो वो इतिहासकार, चाहे उनका राजा जीतता है चाहे हारता है, वो इतिहासकार अपने राजा की प्रशंसा में लिखते थे। यदि वो कम वक्त हारता भी था, तो हार को इस प्रकार शो करने की कोशिश करते थे कि वो हार कर भी उसकी जीत है। जैसे सिकंदर के बारे में एक भारतीय इतिहास में कथा बहुत प्रसिद्ध है कि पोर्स को सिकंदर ने हरा दिया, और हराने के बाद फिर सिकंदर ने पोर्स को बुलाया अपने दरबार में कि एक राजा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोर्स ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे के साथ राजा के साथ करता है। तो सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ कि पोर्स इतना निर्भीक है और इतना बहादुर है। उसने उसको छोड़ दिया और उसका राज्य वापस कर दिया। तो कोई सामान्य आदमी जो थोड़ी बहुत बुद्धि भी रखता है, और खासकर जो सिकंदर की हिस्ट्री को जानता है, सिकंदर की क्रूरता को जो जानता है, सिकंदर ने दुनिया के दूसरे हिस्सों जिन पर कब्जा किया, वहां के पराजित राजाओं को और लोगों को किस क्रूरता से मारा, तो यदि कोई थोड़ा सा भी उसके बारे में जानता है, तो हाउ ही विल बिलीव दैट सिकंदर डिड दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विद पोर्स। तो पोर्स के साथ इस प्रकार का व्यवहार सिकंदर कैसे कर सकता था। लेकिन अब हिस्ट्री में जैसे जैसे नया रिसर्च हो रही है, तो कई बातें सामने आ रही हैं कि पोर्स की सेना ने सिकंदर को हरा दिया था। लेकिन अब जो इतिहासकार सिकंदर के साथ आया हुआ, वो कम वक्त ये कैसे लिखेगा कि सिकंदर हार गया था। क्योंकि सिकंदर चाहे जीता चाहे हारा, लेकिन वो उस इतिहासकार की गर्दन काट तो सकता था। जो सिकंदर को पराजित लिखेगा, मेरा इतिहासकार मुझे पराजित लिखे, तो मैं पोरस से तो चाहे हार जाऊं, लेकिन इतिहासकार की गर्दन काट सकता हूं। तो इतिहासकार अपनी गर्दन को बचाने के लिए, और शायद कुछ सोने की अशरफियों के लालच में भी, अपने राजा की प्रशंसा में लगे, उसकी पराजय को भी इस प्रकार महिमा मंडित करते थे कि वो विजय के समान लगे। तो प्रिय मित्रों, राजतरंगिणी में जो इतिहासकारों ने लिखा है राजाओं के बारे में, और कई बार उनको पढ़कर बड़ी हैरानी होती है कि हिस्ट्री में बताता है उन राजाओं ने बहुत अत्याचार किए। और सिकंदर बुत शकन के नाम से जो राजा प्रसिद्ध हुआ, उसने तो न जाने कितने कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा। उसका तो टेरर हो गया था कि कश्मीर में केवल कुछ परिवार बचे थे जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए थे, बाकी सब उसने मार दिए, डल झील में डुबो डुबो कर डल झील में मार दिया। तो लेकिन इस प्रकार के राजा की भी कोई प्रशंसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो इतिहासकार कंटेम्परेरी हो, देखिए राजा के मरने के बाद जो इतिहासकार कंटेम्परेरी नहीं है, वो इतिहास को सूक्ष्म दृष्टि से और कहीं ना कहीं निष्पक्ष दृष्टि से देख सकता है। लेकिन जो राजा कंटेम्परेरी है, वो इतिहास को निष्पक्ष दृष्टि से नहीं लिखता। जो इतिहासकार कंटेम्परेरी है, वो इतिहास को निष्पक्ष दृष्टि से नहीं लिख सकता। और कंटेम्परेरी भी खास करके यदि वो राजा के दरबार से जुड़ा हुआ है, तो और भी खतरनाक बात हो जाती है। राजतरंगिणी में जो शाहमीर वंश से लेकर अकबर के काल तक के जिन राजाओं की प्रशंसा में श्लोक भरे पड़े हैं, मैं समझता हूं वो इसी मानसिकता से नहीं, लेकिन फिर भी इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल शॉर्ट कमिंग्स और राजतरंगिणी एक बात और ध्यान में रखिए, राजतरंगिणी के जो प्रशंसात्मक श्लोक हैं, यदि उनको भी गहराई से देखें, तो साहित्य में जो वक्रोक्ति लक्षण और व्यंजना शक्तियां होती हैं, बहुत जगह इतिहासकारों ने उस वक्रोक्ति और व्यंजना शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजाओं का नेगेटिव पक्ष भी उजागर किया है। लेकिन प्रिय मित्रों, उसको समझने के लिए संस्कृत के पंडितों को उसमें घुसना पड़ेगा। दुर्भाग्य से जो ट्रांसलेशन राजतरंगिणी का हुआ है, वो शायद मैं समझता हूँ अभी भी ऐसे ट्रांसलेशन की प्रतीक्षा की जानी चाहिए जो इन श्लोकों के में वक्रोक्ति और व्यंजना को पकड़ सकें। तब शायद इन इतिहासकारों ने उस वातावरण में भी जो एक सूक्ष्म झालर वक्रोक्ति व्यंजना की, उसके पीछे जो उन राजाओं का नकारात्मक पक्ष प्रस्तुत किया है, जो कश्मीरियों पर उन्होंने अत्याचार किए हैं, तब भी हमारे सामने आएंगे। मैं समझता हूँ नीलमत पुराण और राजतरंगिणी, ये दोनों कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इन स्रोतों को जानकर कश्मीर के आज की बहुत सी जो कश्मीर के भीतर समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जा सकता है, या कम से कम
उस रोग को समझा जा सकता है। रोग पकड़ में आ जाए तो निराकरण भी हो सकता है। तो ये राजतरंगिणी और नीलमत आज के कश्मीर के रोग को, उसके रोग के कारण को पकड़ने में हमारी सहायता कर सकती है। लेकिन प्रिय मित्रों, उसकी उस प्रकार की हमारी कामना और दृष्टि होनी चाहिए कि हम राजतरंगिणी के माध्यम से आज के कश्मीर के रोग का उसको पकड़ने का प्रयास करें, उसके बाद उसके निदान का प्रयास करें। एक उदाहरण तो मैंने दिया ही कि जो जलोद भव दो कश्मीरियों ने मिलकर 1950 में फिर से एक प्रकार कश्मीर में ले आए थे, उसका 2019 में जलोद भव का अंत किया गया है। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो राजतरंगिणी और नीलमत में ऐसे बहुत से सूत्र मिल जाएंगे जो आज की कश्मीर की समस्याओं की ओर हमें इंगित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इन दोनों ग्रंथों का कश्मीर अध्ययन केंद्र के जो विद्यार्थी हैं, जो और दूसरे इतिहासकार भी हैं, उनको इन दोनों ग्रंथों का इस दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।